22 में लखनऊ की शीर्ष सत्ता की शीर्ष पर पहुंचने के लिए योगी आदित्यनाथ वाया गोरखपुर चलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं लखनऊ वाया गोरखपुर। तो क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या पूर्वांचल को साधने की एक बड़ी तैयारी है? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताएं, लेकिन इस बीच देखिए योगी आदित्यनाथ जो कि नजर आ रहे हैं आपको, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गोरखपुर सीट का चुनाव उन्होंने खुद किया है, जैसी हमें जानकारी मिल रही है। और एक बड़ा फैसला है पूर्वांचल को लेकर। और आपको यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे और उसके साथ साथ 107 जो सीटें हैं उस पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। और ये देखिए, ये पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा 322 नंबर गोरखपुर शहरी सीट, गोरखपुर अर्बन सीट इसे कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ने की ये जो तैयारी है, ये जरूरी क्यों है? आखिर गोरखपुर से ही चुनाव क्यों लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? गोरखपुर शहर सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, ऐसा कहा जा रहा है। योगी को यहां ज्यादा समय नहीं देना होगा क्योंकि पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर चुनावी कैंपेन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत सुरक्षित सीट है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं देंगे, तो ये सीट निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। दूसरी सीटों पर फोकस कर पाएंगे, यानी कि पूरे प्रदेश के चुनाव पर फोकस कर पाएंगे, पूरे प्रदेश में ज्यादा प्रचार कर सकेंगे। 33 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 20 सालों से योगी के समर्थन से जीत हो रही है। खुद गोरखपुर से सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 1998 से 2017 तक सांसद रहे योगी। सीएम योगी का यहां जबरदस्त दबदबा है। गोरक्षपीठ मठ का प्रभाव इस सीट पर काफी माना जाता है। पूर्वांचल में विधानसभा की 130 सीटें हैं और योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर इस पर काफी ज्यादा असर होगा। 130 सीटों पर काफी असर होगा। पूरे पूर्वांचल में इस लड़ाई का असर देखा जा सकेगा और इससे फायदा पूर्वांचल में बीजेपी को होगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का 130 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश है, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना बड़ा फैसला होगा, एक रिपोर्ट देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। योगी अपने गढ़ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और पूर्वांचल की 130 सीटों पर इसका असर साफ दिखेगा। और ये वो सीट है जहां से योगी आदित्यनाथ को कोई और चुनौती नहीं मिलेगी और सीएम पूरे राज्य पर फोकस कर सकेंगे। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। सीएम योगी के अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब सीएम योगी ने खुद कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट का फैसला पार्टी करेगी। अब योगी के गोरखपुर से मैदान में उतरने का जैसे ही ऐलान हुआ है, अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। अखिलेश के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम ना तो घर के रहोगे ना घाट के। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने बताया कि योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की असल वजह क्या है। 10 मार्च को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश की जनता अभिनंदन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ एक बहुत पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। कौन सी पुरानी परंपरा योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी है, यह आपको बताते हैं। 18 साल के बाद
योगी आदित्यनाथ ये 18 साल पुरानी परंपरा तोड़ने जा रहे हैं। आखिरी बार मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और विधानसभा चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। पिछली 3 बार की अगर बात करेंगे तो एमएलसी से सीएम बने हैं, सीएम बनने के बाद एमएलसी बने पिछले 3 बार, जिसमें मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तीनों ने एमएलसी की राह चुनी। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश के चुनाव लड़ने पर अब भी सस्पेंस है। अखिलेश ने कहा है कि पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा। मायावती ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। गांधी परिवार ने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, ये स्टेटस है। लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद ट्वीट कर क्या कुछ कहा, यह आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे गोरखपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं संसदीय बोर्ड का हार्दिक आभार। यह योगी आदित्यनाथ का ट्वीट था जब उन्हें यह पता चला कि वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। और गोरखपुर की जनता क्या कहती है इस बात को लेकर कि योगी आदित्यनाथ वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह भी सुन लेते हैं। महाराज जी को लोग चाह रहे थे कि गोरखपुर से ही चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है और यहाँ की जनता पूरी बहुत खुश। महाराज जी के गोरखपुर से विधानसभा से लड़ने के लिए बहुत उत्साह है। आज खिचड़े के दिन हम लोगों को दिवाली के त्यौहार का भी आनंद मिला। आज शाम में हम लोग दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे और योगी ही उत्तर प्रदेश के लिए है उपयोगी। अपार उत्साह है हमारे में नहीं, सभी कार्यकर्ताओं में, सभी नगरवासियों में। महाराज जी का प्रत्याशिता घोषित होते ही अपार खुशी पूरे शहर में फैल गया है। जितनी महाराज जी को टिकट यहाँ से गोरखपुर सदर से मिल गया है, आज जान लीजिए इस मौके पे दिवाली जैसा माहौल है और पूरा गोरखपुर दिवाली मना रहा है। चारों ओर महाराज जी का जयकारा लग रहा है। बहुत खुशी मिली खिचड़ी चढ़ाते समय कि महाराज जी गोरखपुर सीट से लड़ेंगे और बहुत ही उत्साह है हम लोगों में। अपार उत्साह सभी लोगों के बीच में है, जितनी जनता है सब लोग बहुत खुश है। महाराज जी के इस फैसले से अपने गृह जनपद से लड़ने पर अपार हर्ष, अपार खुशी है। गोरखपुर से पहले भी योगी जी लड़ चुके हैं चुनाव, लेकिन पहले सांसद के रूप में लड़ चुके हैं, अब विधायक के रूप में लड़ेंगे। तो योगी जी हमारे साथ हैं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। इस खुशी में हम लोग मिठाई खा रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। खुशी तो हमें बहुत है और साथ साथ में हमारे यहाँ के लोगों को भी खुशी है। आज एक विधायक के रूप में अपने वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे क्या हमारे यहाँ गोरखपुर की सारी जनता को अपने प्रोग्रेस के लिए अपार हर्ष हो रहा है। योगी जी के गोरखपुर से लड़ने से और हम लोग को खुशी मिल रही है कि और भी विकास भी और भी तेजी से विकास बढ़ेगा और बीजेपी के लिए और अच्छी न्यूज़ है। योगी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम तो कहते हैं हमेशा इनका राज रहे। अरे बहुत कुछ किया, कितनी तरक्की कर रहे हैं सब, कहीं इधर उधर देखो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया है योगी जी ने, जो अखिलेश जी और मायावती जी के राज में कुछ भी नहीं था। बस अब योगी जी आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लें। आज के गोरखपुर पहले गोरखपुर में 3 गुना का अंतर है। जो योगी जी कर रहे हैं या सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों की भी लड़ाई हो रहा है, आवास दे रही है, लोन दे रही है, सब काम तो हो रहा है, लैट्रिन बाथरूम। और अब चलिए जल्दी से गोरखपुर सीट का इतिहास भी जान लेते हैं, उसके बाद इस सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है ये भी हम आपको लगे हाथ बता देंगे। तो सबसे पहले गोरखपुर सीट का इतिहास। बीजेपी के राधा मोहन दास अभी विधायक हैं, 2002 में पहली बार विधायक बने। योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन दास को उतारा था और तब से वो लगातार जीत रहे हैं। राधा मोहन दास अब तक 4 बार जीत चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो है ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी और इसके साथ ही आपको जातीय समीकरण भी गोरखपुर सीट का जल्दी से बता देते हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर जल्दी से जातीय समीकरण दे। ब्राह्मण वोट बैंक यहां पर 1.5 लाख के आसपास है। निषाद जो है वो 3.5 लाख है। अगर यादव और दलित मिला दे तो 2 लाख के आसपास है और 1.5 लाख के आसपास जो है वो मुस्लिम वोट बैंक यहां पर है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने आज 107 उम्मीदवारों की माफ कीजिएगा 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। वो दिखाएं फटाफट। ये देखिए, ये जब उम्मीदवार सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ का नाम, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही जो है बाकी नाम आपको नजर आ रहे थे। और इसके साथ साथ ये पूरी लिस्ट जो 107 लोगों की जारी की गई है। इस लिस्ट की खास बात क्या है ये भी आपको बता दें कि इसमें बड़े नाम कौन कौन से हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य कहां से चुनाव लड़ेंगे आपको बताते। देखिए, सिराथू से चुनाव लड़ने जा रहे केशव प्रसाद मौर्य। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी।
इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीकांत शर्मा जो कि जाने माने नेता हैं यूपी के, मथुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संगीत सोम सरथना से चुनाव लड़ेंगे और इस तरह पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। तो ये कुछ बड़े नाम जो चुनाव लड़ते आपको नजर आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है और सियासी समीकरण में जातीय समीकरण को अगर नहीं साधा गया तो फिर उत्तर प्रदेश की बाजी को जीत पाना बहुत मुश्किल है। आइए देखते हैं कि क्या कहता है यूपी में, किस तरह से दलित ओबीसी वोटों की जंग इस वक्त चल रही है। यह सबसे बड़ी बात है। कैसे पार्टियां एक दूसरे से दलित वोट बैंक के लिए आमने सामने हो रही है, ये आपको दिखाएंगे, और कैसे समीकरण साधे जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये देखिए, ये अखिलेश यादव के साथ देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, और बीजेपी में जो खासकर ओबीसी के चर्चित चेहरे थे वो आपको यहां पर नजर आएंगे। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। योगी आदित्यनाथ दलित के घर खाना खाने के लिए पहुंचे और मैसेज ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी का विजय सूत्र क्या है, यह भी आपको हम आइए बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी किस तरह से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। 107 जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 43 जो है वो ओबीसी, एससी जो है वो 19, ठाकुर जो है वो 20, ब्राह्मण समाज से 11, महिला उसमें है 10, और बनिया की अगर बात करें तो 9 जो उम्मीदवार है वो चुनकर आए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हाल के समय में बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है। अगर हम इस वोट बैंक की बात करें तो कौन कौन से बड़े नेता छोड़कर गए ये आपको बताते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि बीजेपी के पाले से कौन कौन से बड़े नेता यहां पर निकले हैं। सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद जो कि ओबीसी के बड़े चेहरा माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। इनका आरोप यह था कि दलितों की अनदेखी की गई, इसलिए इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। दारा सिंह चौहान ओबीसी नेता, आरोप यह था कि दलितों की अनदेखी की गई, इसलिए इन्होंने बीजेपी से किनारा किया। धर्म सिंह सैनी ओबीसी नेता, आरोप यह था कि दलितों की अनदेखी की गई। कमोबेश तीनों नेताओं के आरोप एक जैसे थे और इस तरह से साफ हो रहा है कि बीजेपी को जो ये नुकसान हुआ इन नेताओं के जाने से, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में इस नुकसान को भरपाई करने की पूरी कोशिश की है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए इस पर सुनते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। और बीजेपी ने इस बयान पर क्या पलटवार किया है, अखिलेश यादव पर क्या कहा है, यह भी आपको सुनवाते हैं। देखिए कौन जा रहा है, केवल जो जा रहे हैं वो अवसरवादी जा रहे हैं, और वो ले न लें, उधार से मतलब क्या करेंगे जब उनके पास चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बसपा से भी गठबंधन किया, कहाँ पहुँच गए, तीसरे नंबर की पार्टी पहुँच गई। तो आज आप फिर 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप देख लेंगे कि फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। दरअसल आप जिस प्रकार से विश्लेषण करें वो करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्व समाज के सभी जो कार्यकर्ता जिताऊ थे उनको हमने टिकट दिया। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी गड़िया डिरेल्ड हो गया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है। तो जो बात मैं आपको कह रहा था कि किस तरह से बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक कैसे माना जा रहा है। पहली लिस्ट में दलित ओबीसी को वरीयता दी गई है, 60% टिकट ओबीसी को दिए गए, दलित को दिए गए। दलितों की अनदेखी का जो आरोप था वो ये लिस्ट पूरी तरह से खारिज करता है। जनरल सीट से अनुसूचित जाति का प्रत्याशी, बीजेपी को अगड़ों की पार्टी वाला आरोप जो है वो खारिज होता नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को फ्रंट फुट पर लाया गया है, योगी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को भी टिकट दिया गया है। अखिलेश के कोर वोट में एक तरह से सेंधमारी की कोशिश भी है। मायावती का जो दलित वोट बैंक है उस पर भी एक तरह से आपका कह सकते हैं कि उस पर भी सेंधमारी की कोशिश है।
यूपी में ओबीसी वोट बैंक की अगर बात करें तो करीब 52% हैं, और यूपी में दलित वोट बैंक की बात करें जो करीब 21% है। बीजेपी के ओबीसी नेता विपक्ष के एजेंडे की पोल खोलेंगे। 20,000 नेता घर घर जाकर असलियत बताएंगे। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की सच्चाई भी बताएंगे। ये रणनीति जो है वो बनाई गई है। आपको अब अखिलेश यादव इसे कैसे अब काउंटर करेंगे देखने वाली बात हुई, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ये देखिए, अखिलेश यादव एक तरफ बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए। चंद्रशेखर आजाद दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, एक फेस है, भीम आर्मी के बड़े नेता हैं। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से टाई अप हो जाए अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव और इनकी जो पार्टी है उनके बीच बात नहीं बन पाई। और यही नहीं, इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की कोई चिंता नहीं है। तो क्या यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल करने वाली है? और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के इस बयान से अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा, एक रिपोर्ट में नजर डालते हैं। अखिलेश यादव को बड़ा झटका। चंद्रशेखर आजाद का एसपी से किनारा। दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। ओबीसी नेताओं को अपने पाले में जोड़ने के बाद अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अखिलेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और रावण ने इन कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या है, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25.5% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते। कई दिनों से अखिलेश और चंद्रशेखर के गठबंधन की अटकलें तेज हो रही थी, लेकिन सीटों पर बात नहीं बन पाई। इससे पहले कल अखिलेश और चंद्रशेखर की मुलाकात हुई थी। करीब 50 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा चली। गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। करीब 6 महीने से सीटों को लेकर चर्चा चल रही थी। मैं यही कह रहा हूं ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। हालांकि चंद्रशेखर के ऐलान के बाद अखिलेश ने भी उन पर आरोप लगाया है कि किसी के कॉल के बाद चंद्रशेखर ने गठबंधन करने से मना कर दिया। हम तो 2 सीटें दे रहे थे। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थीं। उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। तो दलित वोट के लिए किस तरह से आमने सामने है लोग और किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, हमने आपको पूरी बात बताई। लेकिन अखिलेश यादव को कैसे झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के टारगेट पर दलित वोट है और कई बीएसपी नेता को इन्होंने शामिल किया है। इधर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश से किनारा कर लिया है और दलित वोट पर चंद्रशेखर की पकड़ काफी मानी जाती है। सहारनपुर वाला बेल्ट अगर आप लेंगे तो इसके आसपास के जिलों में और सहारनपुर में काफी दबदबा इनका माना जाता है। पश्चिमी यूपी के जिलों में असर है। जाट दलितों के गठजोड़ से समाजवादी पार्टी को फायदा होता अगर यह गठजोड़ हो जाता तो। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी जो है वो 20% है, दलित समुदाय की आबादी 25% के ऊपर है और बाकी आबादी जो है मुस्लिम आबादी वो 40% से ऊपर है और इसमें जो है वो फायदा होता नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच मायावती, जी हां, बीएसपी सुप्रीमो आ चुकी है विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई, ये देखिए। और आज उन्होंने 58 में से 53 सीटों पर टिकट जो है वो फाइनल कर दिया और जो 5 हैं उस पर भी जल्द फाइनल करेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई। तो चुनावी गणित क्या है बीजेपी का, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बीजेपी का, माफ कीजिएगा, बीएसपी का चुनावी गणित बीएसपी का क्या कहता है ये देख लेते हैं। 53 उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीएसपी ने जारी की। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर
प्रत्याशी उतारे गए। 53 में से 14 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लिस्ट में 9 ब्राह्मण चेहरों को भी शामिल किया गया है। 4 क्षत्रिय और 12 चेहरे ओबीसी से हैं। 9 दलित चेहरों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 3 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। यानी कि मायावती ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सामाजिक समीकरण को बिठाने की, तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात, आज मायावती ने पलटवार किया स्वामी प्रसाद मौर्य पे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल कहा था कि मैंने बहन जी का साथ छोड़ा और उत्तर प्रदेश से बहन जी का सियासी सफर समाप्त होने के कगार पर है। आज मायावती ने उस बयान पर पलटवार किया। सुनिए मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहा। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है और वो एमएलए बना। ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता है, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप लोग देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। तो मायावती ने बहुत सटीक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे और मायावती के साथ काम करते थे। लेकिन अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। चुनावी रैली पर लॉकडाउन जारी। इलेक्शन कमीशन ने जो रोक लगाई है चुनावी रैलियों पर, वो जारी रहेगी 22 तारीख तक। लेकिन इस बीच तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है कल की, जब सपा कार्यालय में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उमड़े और ना सिर्फ उमड़े बल्कि लॉकडाउन के नियमों का जो नियम होते हैं उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। जबकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसी कोई भी सभा नहीं होगी। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी और 22 जनवरी तक जो है वो पाबंदियां जारी रहेंगी। रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली पर रोक लगाई गई है। किसी भी तरह की रैली नहीं होगी, साइकिल रैली, पदयात्रा भी नहीं होगी। 7 दिनों तक इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर रोक बढ़ा दी। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब पहली बार पीसी की थी तो कहा था 15 जनवरी को रिव्यू करेंगे और अब 22 जनवरी तक इसे बढ़ा दिया गया है। हालात की समीक्षा फिर 22 तारीख को की जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए चुनाव आयोग ने। कुछ नियमों में हालांकि छूट दी गई है राजनीतिक दलों को। पार्टियों की इंडोर मीटिंग के लिए छूट दी गई है। 300 लोगों की इजाजत दी गई है एक साथ बैठने की। हॉल की क्षमता जितनी होगी 50% लोग उसके हिसाब से उस अनुपात में शामिल हो सकेंगे। समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग का फैसला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ चुनाव आयोग की बैठक थी। राज्यों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेते हुए यह फैसला लिया गया। और उसके बाद आपको बता दें कि ये पाबंदियां 22 तारीख तक लागू रखने का फैसला किया गया है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इन पाबंदियों के बारे में, और जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में उमड़े थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने। तो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ सैनिटाइज करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको जानकारी दे दें हम। बड़ी खबर है विराट कोहली को लेकर। एक ऐसे क्रिकेटर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने टेस्ट कप्तानी से अलविदा कह दिया है, टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ दी है। विराट कोहली जो कि साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे टेस्ट टीम को लेकर, लेकिन ये सीरीज टीम इंडिया 2-1 से हार गई। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये देखिए, ये लेटर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सबका शुक्रिया किया और कहा कि पिछले लंबे समय तक मैंने टेस्ट की कप्तानी की और जिसका जिसका मुझे सपोर्ट रहा उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये काफी लंबा चौड़ा लेटर उन्होंने ट्वीट करके दिखाया यहां पर और कहा कि
जिस तरह से वो खेलते रहे, उन्होंने हमेशा 120% देने की कोशिश की और अब उन्हें लग रहा है कि वो टेस्ट टीम के कैप्टनसी के लिए काबिल नहीं है, इसलिए वो स्टेप डाउन करते हैं। और काफी बातें इन्होंने लिखी है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने माफ कीजिएगा, किस तरह से उन्होंने तमाम चीजें आज लेटर में लिखी, वो आपको बताते हैं। क्या कुछ बयान था उनका। मैंने 7 साल की मेहनत और संघर्ष से टीम को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। हर चीज को कभी ना कभी रुकना होता है और मेरे लिए भारत की टेस्ट कप्तानी को छोड़ने का यही वक्त है। इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी कोशिशों और भरोसे में कभी कोई कमी नहीं आई। मैंने हमेशा हर चीज में अपना 120% देने में विश्वास किया है। मैं बीसीसीआई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक टीम की कप्तानी करने का मौका दिया। मैं टीम के सभी साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रवि भाई, सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया, जो इस टेस्ट क्रिकेट में लगातार ऊपर की ओर जाती रही है गाड़ी और इसमें इंजन बने रहे। आखिर में महेंद्र सिंह धोनी का वो शुक्रिया जिन्होंने मुझे कप्तान के रूप में मुझे भरोसा किया और मुझ में एक ऐसा खिलाड़ी देखा जो भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा सकता है। ये जो बातें थी वो विराट कोहली ने लिखी, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने क्या कुछ लिखा इस ट्वीट के बाद, जब विराट कोहली ने जानकारी दी कि वो टेस्ट टीम की कप्तानी को अलविदा कह रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान के रूप में जय शाह लिखते हैं, टीम इंडिया के कप्तान के रूप में शानदार खेल के लिए विराट कोहली को बधाई। विराट ने टीम को बदल दिया, जिसने भारत के साथ साथ विदेशी मैदानों पर सराहनीय प्रदर्शन किया। उनकी कप्तानी में भारत की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट जीत बेहद खास रही। ये उन्होंने लिखा कि किस तरह से शुक्रिया अदा करते नजर आए बीसीसीआई सचिव। लेकिन हाल के समय में विराट कोहली काफी ज्यादा विवादों में नजर आए। ये विवाद क्या रहा, पिछले कंट्रोवर्सी में काफी दिखे हैं विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। T20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब रहा। इसके बाद विराट को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया। रोहित को T20 और वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया। विराट और चयनकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ, जो खबरों में भी रहा। चयनकर्ताओं ने कहा सफेद गेंद के 2 कप्तान नहीं होंगे। विराट को T20 कप्तानी छोड़ने से मना किया था। विराट ने इस पूरे बयान को पूरी तरह से गलत बताया। साउथ अफ्रीका जाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-1 से गंवा दी। टेस्ट सीरीज हारने के अगले ही दिन विराट कोहली ने ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया और साफ तौर पर कहा कि मैंने कप्तानी छोड़ने का मन बना लिया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी जिनके खेल की मुरीद पूरी दुनिया रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, विराट के आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं विराट के आंकड़े खेल के मामले में, इस पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। आइए, विराट का रिकॉर्ड क्या कहता है। 99 टेस्ट मैच खेले हैं, 7,962 रन बनाए हैं, औसत 50 से ऊपर 50.39 का है, जिसमें 27 शतक शामिल है। वनडे की अगर बात करें, 254 वनडे खेले हैं, जिसमें 12,169 रन हैं। औसत जो है वो 59 से ऊपर का है, 59.07। शतक 43 हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली के इस ऐलान के बाद उनके फैंस काफी मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली फिलहाल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनका गेम देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली के ऊपर से जब कैप्टनसी का प्रेशर हटा है तो उनके गेम में एक बार फिर से निखार जरूर आएगा और फॉर्म में भी वो जल्द वापस लौटेंगे। ये भारत की बातें में फिलहाल इतना ही। कल फिर बड़ी खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।